चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे, आज आपको पता ही होगा कि आज मॉर्निंग में क्लास नहीं चल पाई, तो सारे बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाइए सारे बच्चे जल्दी जल्दी से। ठीक है, और बच्चे अभी एक चीज़ बताना था, अभी 2-3 दिन और हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाइव आना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या पढ़ लिए थे। मेरे ख्याल से एक बार मैसेज क्या है सर कि हम लोगों ने शायद साइमन आयोग डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जो भी बच्चे मैंने बात कर लिया था ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने 1919 पढ़ लिया। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ लिया था। और उसके बाद बच्चे इसी में मैंने कह दिया था आप लोगों को साइमन आयोग के बारे में पूरा बता दिया था। ठीक है, साइमन आयोग का भी बच्चे मैंने पूरा बता दिया था। अब हमें पढ़ना था बच्चे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में बेटा? गोलमेज सम्मेलन के बारे में। फिर बच्चे 2-3 पॉइंट्स है और जान लीजिएगा। उससे पहले थोड़ा कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूँ जल्दी जल्दी बेटा। थोड़े से जो बच्चे रहते हैं वो चाहते हैं कि मेरा नाम आए सामने। ठीक है, तो सबसे पहले सर लेते हैं आशीष पांडे, प्रतिभा शर्मा, विराट वर्मा, अनुज सिंह, अनुराग श्रीवास्तव, जयवर्धन सिंह, अमित प्रजापति, कार्तिकेय प्रजापति, प्रमोद सिंह, अजय कुमार भारती, आंचल यादव, शैलेंद्र देश दीपक, बाल गोविंद, प्रिया रानी, अरविंद गुर्जर, आकांक्षा तिवारी, मुकेश, दीपक सेलेक्टेड हैं, अंजलि मौर्य, बाल गोविंद, अर्पिता सिंह, प्रिया रानी, अर्जुन चौरसिया, वर्षा सिंह, दीपक पांडे, धनंजय सिंह, अमित चक्रवर्ती, सुनील यादव, पंकज यादव, अभिषेक, अमर पांडे, श्याम गुप्ता, अजय कुमार मौर्य, पूजा यादव, वंदना सिंह, रेणु चौरसिया, रीतू पांडे, सौम्या पांडे, रूबी सिंह, सालू सिंह, साधना रावत, सर्वेश दुबे, आनंद, पूनम कुमारी, लौलेश तिवारी, अवांका सिंह, श्रीकांत दुबे, शुभी दुबे, गौतम सिंह, अछांस पटेल, अखिलेश मौर्य, अखिलेश यादव, मनीष पटेल, मनीषा पटेल, श्रेयम पांडे, पंकज पांडे, अभय पांडे, शेखर पांडे, रोहित चौरसिया, रानी आनंद, विकास वर्मा, विनीता यादव। ठीक है, ये सारे बच्चे हैं। कुछ और भी हैं, आकांक्षा मिश्रा, आकांक्षा सिंह, आयुष पांडे, विश्वनाथ यादव, राज सिंह, मोनिका पटेल, के यादव, आदर्श सिंह, ध्रुव पांडे, अनीता कश्यप, नवीन मिश्रा, रवि यादव, संतोष सिंह, सुधाकर यादव, अभिषेक वर्मा, राहुल उपाध्याय, अन्नू पांडे, अंकित पटेल, साक्षी सिंह, आदर्श कुमार यादव, अनुराग मिश्रा, प्रीति यादव, रमेश साहू, राज यादव, उत्कर्ष सिंह सेलेक्टेड हैं, नितेश कुमार मिश्रा, सैम, दीपशिखा, प्रदीप कुमार, अनुराग वर्मा, अतुल चौरसिया, अर्जुन पाल, रिंकू यादव। ठीक है, और भी बच्चे बहुत हैं। अभी तो कुछ बच्चों का जो बचा हुआ है वो नाम अभी मैं फिर ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि आज तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है। रौनक तिवारी, गौरव मौर्य, राहुल कनौजिया, अनिल पांडे, संजय मौर्य, रामपाल, विवेक तिवारी, प्रभांशु सिंह। ठीक है, राम कृपाल गुप्ता, समा परवीन, इयाना सिद्दीकी, सचिन मौर्य, पंचो यादव या कुछ ऐसे था, हरिओम पांडे, सुरमणि तिवारी, विनोद कुमार, अमित पांडे, कुलदीप चौहान। ठीक है, ये थे बच्चे कुछ बच्चे। शुभम वर्मा, शुभम उपाध्याय, वेद प्रकाश, प्रमोद कुमार, रितेश यादव, राजेंद्र जी, कृष्णा यादव, सुदीपा, लक्ष्मी चौरसिया, मुकेश तिवारी, संजय यादव, संजय कुमार, आदर्श पाठक, विशाल मिश्रा, विपिन प्रकाश पाल, मोहिनी जायसवाल, महेंद्र पाल, शिवम सिंह, ये सारे बच्चे थे बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए अभी इतना ही है। निहालिका सिंह भी हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आज बात कर लेते हैं इसकी, तो फिर अभी थोड़ा सा कर लेंगे। हमने साइमन आयोग के बारे में आपको बता दिया था बच्चे कि कब भारत आया और कब इसने बच्चे काम किया। अब ध्यान से देखिएगा, इस आयोग का कार्य इतना था बच्चे कि 1919 अधिनियम की क्या करना, समीक्षा करना, और 1919 अधिनियम की समीक्षा करके ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपना बेटा। अब साइमन आयोग ने क्या किया बच्चे, अपनी रिपोर्ट को पेश किया 1930 में। कितने सन में बेटा?
1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट बेटा ब्रिटिश सरकार को पेश कर दिया। अब जब साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार को पेश कर दिया बच्चे, तो इन्होंने कहा कि सर कुछ चीज की सिफारिश किया, या कह सकते हो सीधा सा बच्चे इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ चीजों की सिफारिश कर दी गई। इन्होंने सर कहा कि जो प्रांतों में द्वैध, या सीधा सा कह सकते हो बच्चे एक शॉर्ट भाषा में कर लेते हैं, राज्यों में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्योंकि मैंने याद होगा आप लोगों को बेटा, ध्यान से सुनना, 1919 में कहा था कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की यहां पर क्या पड़ गई, नींव पड़ गई थी बच्चे। स्थानीय स्वशासन की क्या पड़ गई, नींव पड़ गई थी। कौन से एक्ट में बता दिया था, 1919 एक्ट में बता दिया था। इतना क्लियर हो गया बच्चों को, ठीक है। तो अब क्या हुआ सर, साइमन आयोग ने कहा, और मैंने आपको वर्क एंड हेड की भी कहानी सुना दिया था, 2 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लेते हैं बच्चे। मैंने कहा था बच्चे कि वर्क एंड हेड साहब भारत के राज सचिव थे, क्लियर हो जाएगा। और आपको भी मैंने कहा था कि जब बच्चे वर्क एंड हेड साहब थे, और आपको मैंने बताया था कि बच्चे लाला लाजपत राय यानी साइमन आयोग का विरोध किया गया था, तो लाला लाजपत साहब की क्या हो गई थी, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे, और इनकी डेथ हो गई थी। इतना हो गया था। फिर बच्चे इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इसीलिए सर ब्रिटिश सरकार ने राज्य सचिव वर्क एंड हेड को भेजा कि सर जाइए और कांग्रेस से बात करिए, ताकि ये जो सर चीजें हो रही हैं इसमें शांति व्यवस्था स्थापित किया जा सके। जब वर्क एंड हेड साहब ने बच्चे बात किया कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू से, उसी समय बच्चे मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की, ठीक है। तो स्वराज की मांग तो तैयार हो गए सर कि ठीक है मैं आपको स्वराज दे देता हूं, लेकिन आप अपनी राज व्यवस्था कैसे चलाओगे, इसका एक मसौदा दीजिए, एक प्रारूप दीजिए बच्चे। तो बच्चे क्या ये शर्त रखी गई है, तो मोतीलाल नेहरू साहब ने बच्चे एक प्रारूप बनाकर तैयार किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन था, तो या किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई, तो जवाहरलाल नेहरू मत लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू नाम लेना पड़ेगा बेटा। और जो ये नेहरू रिपोर्ट है बेटा, इसे ही संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया शर्त हार गए थे, क्योंकि बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट पर बच्चे सर्वदलीय बैठक में सिग्नेचर नहीं किया था। उसके बाद बेटा मैंने बताया कि स्वराज भी आ गया, तो बच्चे उसके बाद डोमिनियन राज्य मांगा गया, तो नेहरू साहब ने बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध कर दिया था। अब ये कहानी हो गई सर। अब जब ये बच्चे 1930 में साइमन आयोग ने रिपोर्ट सबमिट किया अपनी बच्चे ब्रिटिश सरकार को, तो इन्होंने कहा कि बच्चे पहली बात इन्होंने कहा, इसको नोट कर सकते हो, साइमन आयोग ने कुछ सिफारिश की बच्चे, साइमन आयोग ने कुछ सिफारिश की कि अब देखिए देश में संघ की स्थापना करना, यानी अब संघ की क्या कहा जाए, फेडरेशन की स्थापना करना जाए या बच्चे की जाए। क्लियर हो जाएगा। किसने कहा बेटा, साइमन आयोग ने कहा। किसने कहा, साइमन आयोग ने कहा बच्चे। और ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने 1919 में आपको बताया था कि यहां पर प्रांतों में कौन सा शासन लगाया गया था, द्वैध शासन। द्वैध शासन को प्रांतों में क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए बच्चे, ऐसा भी कहा था साइमन सर ने। उसके बाद उन्होंने कहा एक बच्चे चीज कही, तीसरी सिफारिश की, पहला आपका संघ की स्थापना, दूसरा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए, और बच्चे राज्यों को या प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। और इन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन चालू है, सांप्रदायिक निर्वाचन, अब ध्यान से 1909 में मुस्लिमों पर सांप्रदायिक निर्वाचन था और सिखों पर आया था 1919। तो ये वाला जो पॉइंट था, सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली इंडिया में शुरू हुई बेटा, उसे लगातार जारी रखा जाए। हमें सिर्फ साइमन आयोग के इस 3 पॉइंट्स को याद रखना होगा। संघ की स्थापना की जाए, किसने कहा, साइमन आयोग ने कहा अपनी रिपोर्ट में। दूसरा पॉइंट बेटा, प्रांतों में द्वैध शासन जो डायरकी डुअल गवर्नेंस चल रहा था, वो क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और इनको स्वायत्तता दी जाए, यानी सेल्फ डिपेंड बनाया जाए। फिर बच्चे जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सिखों पर और मुस्लिमों पर लागू थी, उसे कंटिन्यू किया जाए बच्चे। ऐसा किसने कहा, साइमन। और फिर जो हमारे और भारतीयों के बीच में बच्चे असमंजस बैठा,
उसे दूर करने के लिए एक बच्चे सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए, तो उसी बच्चे कॉन्फ्रेंस को ही हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोलमेज सम्मेलन कहते हैं बच्चे। तो सारे बच्चों को यहां पर पता है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस रिपोर्ट के बाद में? तो साइमन आयोग की रिपोर्ट के बाद में। क्लियर? इतनी चीजें मैंने आपको बता दी बेटा, ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा सर वो गोलमेज सम्मेलन का होगा। इसमें कुछ बच्चों का नाम फिर आ गया तो लिख देता हूं बच्चे। आकृति सिंह, प्रज्ञा सिंह, प्रियंका यादव, प्रगति यादव, रंजना सिंह, रेणु दुबे, पूनम कुमारी, पलक मिश्रा, सोनी, स्वाति यादव, सुभी दुबे, ठीक है बच्चे, नंदनी, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं। आपका है उदित वर्मा, वीर, दीपू, सरिता वर्मा, शिखा सिंह, सुनील, पुष्कर दुबे, प्रिया गुप्ता, वीरेंद्र यादव, ब्रजेश, अग्रवंशी मंगल, अक्षय सिंह राजपूत, अंजलि वर्मा साहू, रूबी यादव, छवि श्रीवास्तव, महिमा गुप्ता, मनीष कनौजिया, सत्येंद्र पांडे, गयानंद जय यादव, मनीष कनौजिया, अवनीश मौर्य, उदित वर्मा, पवन पाठक, अनुज यादव, अनुज सिंह, ठीक है, रवि कनौजिया, MTL शिखा, ऋषि, छाया सिंह, स्वाति सिंह, निहालका सिंह। ये कुछ बच्चे हमारे थे जो लगातार क्लास कर रहे। रमेश साहू भी हैं बेटा, ठीक है, ये सारे बच्चे। अभिषेक वर्मा, अभिषेक यादव, ठीक है, चलिए, आदर्श सिंह, लौलेश तिवारी, ठीक है, चलिए आगे फिर लेते रहेंगे। राज सिंह, रौनक तिवारी, विश्वनाथ यादव भी हैं। चलिए ये सब बच्चे हमको देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अवांका सिंह, श्रीकांत दुबे, ठीक है, ये सारे बच्चे हैं। चलिए लेते रहेंगे। बड़ा अच्छा है बच्चे कि आप लोग कम से कम सीन कर रहे हो और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा है बेटा। अब यहाँ तक चीज़ें आ गई तो इसी में थोड़ा सा अब और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं सर, सारे के सारे लोग कहाँ चलते हैं बेटा? ब्रिटेन चलते हैं। अब हम लोग पहुंचे सर ब्रिटेन, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन बेटा ब्रिटेन में होना था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना था? ब्रिटेन में होना था। अब बच्चे इस गोलमेज सम्मेलन में जितने भी भारतीय दल थे और भारतीय नेता थे, उन सभी लोगों को बच्चे इस राउंड गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। अब चलो चलते हैं सर, क्लियर। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन। अब पहला क्वेश्चन होगा कि इसका बच्चे उद्घाटन कौन किया? तो आपको बता है ब्रिटेन के राजा का नाम जॉर्ज पंचम था। क्लियर हो जाएगा। क्या नाम था बेटा? ब्रिटेन के राजा का नाम जॉर्ज पंचम था सर जी। और वहां का जो प्रधानमंत्री था, ये तो सर किंग हो गए, राजा हो गए। अब वहां का कोई ना कोई तो प्राइम मिनिस्टर भी रहा होगा जिसने अध्यक्षता किया था। तो उस प्राइम मिनिस्टर का नाम था बेटा रैमजे मैकडोनाल्ड। नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्लियर हो जाएगा बेटा। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब जब मैकडोनाल्ड था बेटा तो इन लोगों ने सर रोड सम्मेलन का क्या किया आयोजन? अब पूछा जाए सर शहर लंदन, लंदन है कहां? ब्रिटेन में है। कहां है बच्चे? अगर सर यहां पर एक पैलेस की भी बात कर दिया जाए तो इस पैलेस का जिक्र है बच्चे जेम्स पैलेस। अब यहां तक बच्चे खत्म हो गया। मैंने कहा कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहां बच्चे? लंदन है कहां? ब्रिटेन। और बच्चे उद्घाटन जॉर्ज पंचम जो वहां का राजा था और रैमजे मैकडोनाल्ड जो वहां का क्या था? प्राइम मिनिस्टर था बेटा। अध्यक्षता किया, इसने उद्घाटन कर दिया। क्लियर बच्चे। अब देखिए सर करीब 89 के करीब सदस्य बेटा इसमें भाग लेने पहुंचे और कहा जाता है ये पहला समय है बेटा जब अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने समकक्ष बैठाया, जब अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने इक्वल बैठाया, सक्षम बच्चे क्या कहते हैं? इक्वल बैठा लिया। ठीक है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? पहले, दूसरे और तीसरे। फिर से नोट कर लेना, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। जॉर्ज पंचम ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। और लंदन में और ब्रिटेन में पैलेस का भी मैंने नाम बता दिया, जेम्स पैलेस का। अब आगे चलते हैं सर जी। अब ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन था बच्चे, ठीक है, सिर्फ मेजर पॉइंट्स जानना है यहाँ पर सर क्या हुआ। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और आपको भी पता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कराया गया बच्चे कब? आपका 1932 में। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सर, ये फर्स्ट हुआ था। अब पहले गोलमेज सम्मेलन में बस एक पॉइंट याद रखना है, जो हमारी कांग्रेस थी इसने भाग नहीं लिया।
बाकी कई सारे सदस्यों ने भाग लिया बेटा। दलित वर्ग की तरफ से भाग लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चे, और हमारे करीब 16 देशी नरेशों ने भी बच्चे, उनके सदस्यों ने भी भाग लिया था। अब पहले में जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो यहां पर भाग लिया था डॉक्टर, एक नाम लिखते भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए, लेकिन कांग्रेस भाई नहीं गया। कांग्रेस ने कहा ठीक, जब से हमारी चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर यहाँ आने की कोई बच्चे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। अब बच्चे बात किया जाता है, उसी समय आपको पता है कि गांधी जी बच्चे कहाँ जा चुके थे? जेल। आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, एक पॉइंट यहां याद रखिएगा, एक नाम आता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता बच्चे। क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहां पर नहीं, क्योंकि हिस्ट्री का पॉइंट है। अब जब सेकंड गो बच्चे राउंड में सम्मेलन हुआ तो इसमें बच्चे कांग्रेस ने पहले में तो भाग नहीं लिया, लेकिन इसमें इन्होंने भाग लिया। अब बात आती है सर, मैंने आपको बताया था कि मोतीलाल नेहरू जी ने बच्चे स्वराज की डिमांड की, जो नहीं पूरी हो पाई। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो भी नहीं हो पाई। डोमिनियन राज्य भी हमको नहीं मिला। लेकिन हमने एक पॉइंट याद होगा पिछली वीडियो में, ध्यान से देखना उस वीडियो को, तो उसमें एक चीज मैंने कहा था कि सर ब्रिटिशर्स से पहली बार हमने मौलिक अधिकार की मांग की, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी। ठीक है। अब बच्चे जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने गई तो ये हुआ यार कि अब मौलिक अधिकार वाला प्रस्ताव इनके सामने रखा जाए। अब प्रस्ताव रखने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को जाना पड़ता बेटा, तो उस समय वन मैन आर्मी के नाम से मशहूर थे, उनका नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था? महात्मा गांधी बच्चे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपको भी पता इंग्लैंड पहुंच गए बच्चे, लंदन चले गए। कहां पहुंचे? इंग्लैंड पहुंचे। कौन पहुंचा? महात्मा गांधी जी गए बच्चे। चौथे गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब सर ध्यान से देखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सर। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी कौन से पानी के जहाज से बेटा कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे, तो आप लगाना राजपुताना। SS राजपुताना नामक एक जहाज था बच्चे। इसी जहाज से गांधी जी कहां गए? द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कहां पहुंच गए बच्चे? इंग्लैंड गए। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये होगा कि सर कोई और भी गया था। यस सर, एक और महिला का नाम आता है सरोजनी नायडू। अब ये जो सरोजनी नायडू है बेटा, इन्हें राजनैतिक कोकिला कहा जाता है। कोकिला के बारे में आगे बताएंगे बच्चे। ठीक है। और यही महिला बेटा भारत की प्रथम गवर्नर थी। क्लियर हो जाएगा। कौन सी गवर्नर? महिला गवर्नर थी। और आपको पता है सर ये किस राज्य की बनी थी? तो आपका नाम होगा संयुक्त प्रांत की थी। और संयुक्त प्रांत ये 1947 से लेकर 1949 तक ये गवर्नर थी बच्चे। और 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके एक नया नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के भी प्रथम राज्यपाल का भी नाम आया, चाहे वो मेल पूछा जाए या फीमेल, तो आपका रिजल्ट तुरंत होना चाहिए सर सरोजनी नायडू। SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चे, और पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था? और उसमें सारे 2 मेल का नाम था, 2 फीमेल का नाम था बेटा। एक के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का नाम था। ऐसे कुछ ऑप्शन थे बेटा। तो उसमें हमें चाहे था हो चाहे थी हो, उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल ही किसे लगाना है? सरोजनी नायडू को। मुख्यमंत्री पूछ लेगा तो चाहे भारत का बेटा पूछे, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला पूछ ले, तो आप लगाओगे सुचेता कृपलानी। 1963 के करीब वो बनी थी यूपी की मुख्यमंत्री। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे सरोजनी नायडू। एक और नाम आता है बच्चे एनी बेसेंट। क्या नाम आता है? एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। सर क्लियर हो जाएगा। अब महात्मा गांधी जी जब गए तो एक चीज ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैंने अभी कहा कि साइमन आयोग ने कहा था सांप्रदायिक निर्वाचन को लागू रखा जाए।
तो जब यहां पर पहुंचे तो हमारे अपने लोग ही बेटा एक पॉइंट बताएंगे यहां पर बच्चे, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन, दलित वर्ग के लिए पृथक यानी अलग से, जैसे सिखों का अलग हुआ, मुस्लिमों का अलग हुआ, यही दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ब्रिटिशर से मांगा कि दलित वर्ग पर भी बच्चे पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी जाए। हालांकि लागू हो गया 1935 के एक्ट में, ठीक है, लेकिन वहां मजदूर वर्ग के लिए भी बना दिया गया, इतना लेंदी नहीं। तो बच्चे कहा जाता है सर, इसमें जब सब लोग अपने अपने लिए चीजों को मांगने लगे तो कहा जाता है सर गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस को छोड़ा और कहां चले आए, भारत चले आए। लेकिन इन्होंने सर इसी में भाग लेने के बाद ब्रिटिशर्स के समक्ष भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की मांग कर दी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो हमारा अगला इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आएगा, जो अगला हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आएगा, उसमें मैं भारतीयों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान करूंगा, ऐसा कमिटमेंट किया उन्होंने। लेकिन जब 1935 का एक्ट आया बेटा तो उसमें फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई भी चीज नहीं थी। क्लियर? कोई बात नहीं सर। तो मैंने आपको बताया पहले में कांग्रेस नहीं गया था, भीमराव अंबेडकर जी गए थे। द्वितीय में कांग्रेस ने भाग लिया, कौन गया? महात्मा गांधी गए और ब्रिटिशर्स के समक्ष भारतीयों के फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी। कौन सी जहाज से गए थे? SS राजपुताना नामक जहाज से। बच्चे सरोजनी नायडू भी गई थी, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, एनी बेसेंट भी गई हुई थी। ठीक है, अब इतना चीज याद रखिएगा सर। अब यहां पर एक और राउंड टेबल बच रहा है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरे में भी बच्चे कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मैंने एक चीज, हाँ सर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से समझौते के बाद गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लेने गए, तो आपका रिजल्ट तुरंत आ जाना चाहिए बच्चे कि सर जी गांधी इरविन समझौता के बाद 1931 में बेटा गांधी जी जब जेल से रिहा हुए थे, फिर यही समझौता था बच्चे, तभी वो ब्रिटेन गए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने क्या लिया? भाग लिया। अब बात किया जाए तीसरे की बच्चे, तो थर्ड में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। लेकिन बच्चे जब ये नहीं लिए, लेकिन दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने लगभग सभी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इसीलिए सर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर हो जाएगा। लेकिन तीसरे में भी कांग्रेस ने जब भाग नहीं लिया तो तीसरा भी गोलमेज सम्मेलन पूर्णतया क्या रहा? असफल रहा। और ओवरऑल एक पॉइंट याद रखो, तीनों गोलमेज सम्मेलन बच्चे कोई भी निर्णायक मत पर नहीं पहुंच पाए, यानी ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लगभग असफल ही माना गया, कहीं पर भी यहां सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ये यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन था, बड़ा पैक क्वेश्चन था बजे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। यह भी भाग लिया थर्ड बच्चे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इसने सर एक नाम का उल्लेख कर दिया जिसका नाम था पाकिस्तान। यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चे कि पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया, तो आप रिजल्ट लगाना सर। चौधरी रहमत अली। कितने गोलमेज सम्मेलन में? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ? 1932 में हुआ। कहां हो रहा था? इंग्लैंड में हो रहा था। क्या कांग्रेस ने तीसरे में भाग लिया? नहीं लिया। क्लियर हो जाएगा। और इसने सर एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या रखा गया बेटा? पाकिस्तान। क्लियर हो जाएगा। ये यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन था सर, कई एग्जाम में आ चुका है, बैक टू बैक 2-3 एग्जामों में है। कहीं कहीं रहमत अली चौधरी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर चौधरी रहमत अली लिखा मिलेगा, तो फिर आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गया सर जी, इसी 3 गोल सम्मेलन के बाद बच्चे एक पत्र जारी किया गया। उस पत्र का नाम था श्वेत पत्र। कौन सा पत्र बेटा? श्वेत पत्र। अब इस पर डिस्कस कर लें तुरंत बच्चे। अब ये श्वेत पत्र कितने गोलमेज के बाद? तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जारी हुआ। और इसी श्वेत पत्र पर बच्चे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के सारे प्रावधान किए गए। अब भाई जब एक्ट बना दिया गया तो इसकी कमियां, अच्छाई, बुराई को अलग करने के लिए बच्चे, यानी सीधा सा कह लो, इस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए
आया हुआ क्वेश्चन है। विचार करने के लिए बच्चे एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, यानी ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया, और इस संयुक्त समिति की जो अध्यक्षता थी बेटा, अध्यक्षता दी गई लॉर्ड लिनलिथगो को, लॉर्ड लिनलिथगो को। कौन से पत्र पर विचार करने के लिए? श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए जो संयुक्त समिति का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसको दी गई? लॉर्ड लिनलिथगो को दी गई। बच्चे इसे नोट कर लीजिए कहीं पर। आज क्लास शाम को है, बाकी क्लास बच्चे 9 बजे ही चलेगी हमारी, मॉर्निंग में 9 AM। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे, बस मेहनत करते रहो बच्चे, है ना। उम्मीद है श्वेत पत्र भी हो गया होगा। और सर जब श्वेत पर विचार किया गया बेटा, तो यही श्वेत पत्र हमारा भारत का सबसे बड़ा एक्ट बना बेटा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। अच्छा, एक मुझे लगता है बच्चे एक देखना, प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने कहा था 1919 अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, क्लियर। और मैंने कहा था केंद्र और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया, ये भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया था। और एक पॉइंट शायद बोला था बच्चे, देखना बोला तो पक्का होगा, उसमें मैंने कहा था कि रेलवे बजट को भी केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। 1924 में केंद्रीय बजट से रेलवे बजट को क्या कर दिया गया? अलग। तो अगर सर बोला होगा तो वहां पर सर याद रखिएगा एक समिति की सिफारिश थी, उस समिति का नाम था अकवर्थ समिति। क्या नाम था बेटा? इसी समिति की सिफारिश पर केंद्रीय, यानी कि जो केंद्रीय बजट था बच्चे, इस बजट से एक व्यक्ति को अलग कर दिया गया था जिसका नाम क्या था? रेलवे बजट था, क्लियर। तो वह कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर रेलवे बजट को और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया? तो 1924 में कौन सी बजट बेटा, समिति अकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। ये भी नोट कर लीजिएगा सर। अब इसको मैं रफ करता हूं बच्चे, है ना। डन है सारे बच्चों को? यहां तक बोल दो जल्दी से। हाँ, डन जरूर लिख दो, तो फिर हमें लगता है कि सर ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है। जल्दी कर दीजिएगा, एक दूसरे को वीडियोस जरूर शेयर करिए सर, है ना। जल्दी डन कर दो, फिर आगे बढ़ चलें जल्दी। वेरी गुड। इशिता पांडे भी हैं, सालू सिंह हैं, रूबी सिंह हैं, प्रभांशु पांडे हैं, अमित हैं, ठीक है सर, पवन हैं, इंद्रेश यादव हैं, राजकुमार सर हैं, सिलेक्टेड हैं, पंकज वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। अब अगला हेडिंग डालेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम, श्वेत पत्र के बारे में बता दिया। अब बच्चे आपको इतना याद रखा है, अगर यहाँ पर पूछी जाए सर इसमें कितनी धाराएं थी, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए सर 321 धाराएं थी। पूछा जाए भाग की संख्या, पार्ट्स की संख्या कितना थी बच्चे, तो आप 14 लगाओगे। और अगर पूछा जाए अनुसूची की संख्या कितनी थी, अनुसूची को शेड्यूल्ड कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? शेड्यूल्स की संख्या कितनी थी, तो आपका रिजल्ट होगा गुरुदेव कितनी होगी? 10 होगी। अब बच्चे आज भी एट द टाइम
आज भी ध्यान से सुनना इस पॉइंट्स को बेटा। एट द टाइम अगर पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा है, तो आप लगाओगे सर 1935 का भारत शासन अधिनियम। और फिर अगला क्वेश्चन आए कितने परसेंट लगभग कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी यहां से कार्य कर रहा है, तो लगभग 80% कॉन्स्टिट्यूशन बेटा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का ही काम कर रहा है। तो बच कितना रहा है यार, बच कितना रहा है, 20% बच रहा है। अब ये 20% हमने विभिन्न राष्ट्रों से कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया बच्चे। जैसे एक क्वेश्चन आता है यहां पर बेटा, मैंने अभी कहा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट किया गया कि सर शामिल कर लेंगे, लेकिन क्या 1935 के एक्ट में फंडामेंटल राइट्स है? नहीं है। क्लियर हो जाएगा। तो हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया? अमेरिका संविधान से लिया। तो जो अमेरिका संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया वो कितने परसेंट वाला है? 20% वाला है बेटा। क्लियर। जापान से लिया, दक्षिणी अफ्रीका से लिया, कनाडा से लिया, ब्रिटेन से तो लिया ही लिया, बाद में कुछ चीजें जो रह गई बेटा वो भी हमने अपना लिया। क्लियर। तो ये विभिन्न देशों से जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया बेटा, कुछ पॉइंट्स लिए, कितने परसेंट? बाकी 80% आज भी यही रन कर रहा है। 100 बच्चे यहां कहीं कहीं अनुच्छेद भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिफरेंस आगे बताऊंगा। तो करीब 321 14 पार्ट से, और शेड्यूल्ड कितनी थी बेटा? 10। एट द टाइम शेड्यूल्ड कितनी है? 12। कितनी है बच्चे? 12। लेकिन मूल संविधान में कितनी शेड्यूल्ड थी? 8। कितनी थी? 8। तो बाद में हमने बढ़ाया कितनी? 4। संविधान में अमेंडमेंट के तहत बच्चे संविधान संशोधन करके। अब आगे बढ़ते हैं सर जी, ये पॉइंट मैंने बता दिया। तो यहां से कितना परसेंट है? 80। और अभी जो मैंने लोगों से लिया वो 20 में आ गया। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट होगा सर, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये होता है बच्चे कि जो प्रांतों में कौन सा शासन? द्वैध शासन। जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, तो लागू हुआ था 1919 में, यानी अब हम कब पहुंचे? 1935। तो जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, अब इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तब जब समाप्त किया गया बेटा, कहां समाप्त किया गया? प्रांतों में। अब इसे हमने कहां लगा दिया? केंद्र में लागू किया गया। केंद्र में लागू किया गया। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? तीनों मैंने बताया बेटा। बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक कोई एक्ट नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था और वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। क्लियर। 1919 एक्ट में 8 प्रांतों में लगाया गया द्वैध शासन। 2 सब्जेक्ट बनाए गए, एक हस्तांतरित और एक सुरक्षित, और स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ गई थी। फिर बच्चे 1935 एक्ट में क्या किया गया कि बच्चे 1935 एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को हमने क्या कर दिया? समाप्त दिया, और उठाकर कहां लागू कर दिया? केंद्र में। तो 2 क्वेश्चन है इसमें सर। वह कौन सा एक्ट है जिसके तहत बेटा प्रांतों में डायरकी को समाप्त कर दिया गया? 1935 एक्ट सर। और वह कौन सा एक्ट है कि बच्चे डायरकी को केंद्र में लागू कर दिया गया? तो आपका रिजल्ट होगा सर 1935 एक्ट बेटा। आज भी ये सिस्टम लागू है, ठीक है। अब बच्चे देखिए 1919 में मैंने कहा था कि स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ गई, अब यहां स्थापित करेंगे सर, ठीक है। एक पहला पॉइंट ये समाप्त हो गया। अब दूसरा पॉइंट था बेटा कि स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना था। क्लियर हो जाएगा। तो डायरकी जब बच्चे यहां पर केंद्र में लागू हुआ, तो बच्चे यहां पर लिखा जाएगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। किसके किसके मध्य? केंद्र और राज्य। अब बंटवारा किया गया तो देखो बच्चे यहां पर भी कुछ सब्जेक्ट रखे गए और यहां पर भी कुछ सब्जेक्ट रखे गए, यानी कि दोनों के बच्चे सब्जेक्ट को अलग अलग जब किया गया तो यहां पर सर 3 सूचियां, कितनी लिस्ट बेटा?
3 लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें बच्चे पहला होता है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। अब यहां पर यूनियन लिस्ट में अब देखो ये बच्चे मैं आपको HW दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और देखता हूं, उम्मीद करता हूं कितने बच्चे हमारे आंसर देते हैं। आप बताओगे कि संघ सूची में तब जब बनी सूची, कब 1935 के एक्ट में बनी, उस समय कितने विषय था और वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। तो सेम यही है, जब बनी तब कितने सब्जेक्ट थे, आज वर्तमान में कितने हैं। और एक बेटा बनाया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे पूरी पावर संघ के अधीन है, ठीक है। और दूसरा बच्चे राज्य सूची पर राज्य काम करेगा, संघ सूची पर संघ सूची, कुछ ऐसा बच्चे जिस पर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। मैं एक एक एग्जांपल देता हूं, बाकी सब्जेक्ट आप बताओगे, ठीक है। संघ सूची में एक ले लेते मुद्रा, मनी। अब मुद्रा जो जारी करने, अभी बात करेंगे इसी में, आरबीआई भी स्थापित की गई। मुद्रा जो होता है, करेंसी जो होती है बच्चे, वो आरबीआई जारी करता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कौन देता है, इंडियन गवर्नमेंट देता है। नोट पर लिखा रहता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके छोटा सा नीचे लिखा रहता, देखना नोट पर बेटा, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है, जारी करने का अधिकार आरबीआई का होता है। क्लियर हो जाएगा बेटा। फिर बच्चे यहां पर देखो, मुद्रा जो है वो संघ सूची का सब्जेक्ट है। जो भी करेंसी आरबीआई इशू कर देगी, राज्यों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब पता लगा सर ये 2000 की नोट निकाल दी गई, अब हमारा यूपी कह रहा है नहीं सर मैं 2000 रुपये नहीं लूंगा। भाई मत लो आप, तो फिर आपके लोग क्या करेंगे, है ना। तो यहां पर राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। करेंसी जो होती है वो बच्चे संघ की होती है। राज्य की बात अगर कर ले सर, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, लेकिन इसमें कुछ केंद्रीय पुलिस भी होती है बेटा, ठीक है। तो पुलिस पर अधिकार किसका हो गया, अभी एसआई की वैकेंसी आने वाली, लेखपाल भी आने वाला है, तो ये सब राज्य सूची का सब्जेक्ट होगा बेटा, जब मूड में आए ये जारी। लेकिन एसएससी जीडी की जब वैकेंसी आएगी तो संघ सूची, अब बच्चे यहाँ पर संघ सूची का होगा। लास्ट है बच्चे, एक बात कर लेते शिक्षा। अब शिक्षा जो है वो कौन सी सूची का है, समवर्ती का है। अभी आप ही देखते हो सर, एक सीटेट का एग्जाम होता है, एक टेट का एग्जाम होता है। टेट स्टेट गवर्नमेंट और सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट। काम तो दोनों लोग एक ही करते ना, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, इनके सब्जेक्ट बांट दिए गए, 3 सूचियां बनाई गई, संघ, राज्य और समवर्ती। सब्जेक्ट आप बता दोगे, ठीक है। जब ये तीनों चीजें हो गई तो एक चीज बताओ यार, क्या राज्य अपने सब्जेक्ट पर फ्री हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और जब ये फ्री हो गया तो अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, 1919 में स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी थी, और यहां पर जब हमने सब्जेक्ट अलग करके उनको पावर दे दिया तो यहीं पर लिखा जाता है, इसी एक्ट के तहत स्थानीय स्वशासन की या स्थानीय स्वशासन को स्थापित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया गया बच्चे, राज्य को पूर्णतया निर्भर बना दिया गया। क्लियर हो जाएगा वीडियो में। एक बार सारे बच्चे बताएं, यहां तक समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्थानीय स्वशासन की नींव 1919 में पड़ी थी और स्थानीय शासन स्थापित हो गया 1935 के एक्ट में। सारे बच्चे डन कर दीजिएगा। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे मैंने कहा था कि बच्चे द्वितीय राउंड गोल में इस सम्मेलन में बच्चे BR अम्बेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी और उस पृथक निर्वाचन को यहां पर फैला दिया गया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन
सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। और विस्तार में बच्चे कौन से वर्ग पर भी, दलित वर्ग पर भी ये लागू हो गया। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, यहीं पर 1935 एक्ट के तहत 1937 में सेपरेटेड यानी कि अलग कर दिया गया एक देश जिसका नाम म्यांमार था या बर्मा नाम था। क्या नाम था बच्चे? बर्मा। तो बर्मा को भारत से सेपरेट किया गया, अलग किया गया, कौन से एक्ट के तहत? तो आपका रिजल्ट होगा सर 1935 एक्ट के तहत। लेकिन कौन से सन में हुआ? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1937 के तहत। पृथक निर्वाचन दलितों पर कब आ गया? तो आपका रिजल्ट होगा 1935 का एक्ट। मुस्लिमों पर तो 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, सिखों पर तो आपका 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्लियर हुआ बेटा इतना? आगे बढ़े सर जी। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहां पर आए। अगला क्वेश्चन ये हो गया, सर्वोच्च न्यायालय को बच्चे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय को कहां? दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, 1935 एक्ट के तहत संघीय न्यायालय, 1935 एक्ट के तहत संघीय न्यायालय शिफ्ट कर दी गई। कहां से? कलकत्ता से। और इसे शिफ्ट कर दिया गया बच्चे कहां? दिल्ली। और मेरे ख्याल फरवरी 1937, इसे लिख देता हूं, कार्य करना प्रारंभ 1937 में बेटा हुआ। और जो अध्यक्ष क्या कहते चीफ जस्टिस बना था इस संघीय न्यायालय का, उसका नाम था बच्चे सर मॉरिस गोयर। क्या नाम था? सर मॉरिस गोयर। कब? 1937 में। तो सिर्फ कलकत्ता से संघीय न्यायालय शिफ्ट किया गया दिल्ली, कौन से एक्ट के तहत? 1935 एक्ट के तहत। और आपको पता है सर, कार्य करना प्रारंभ कर दिया 1937 से। नोट कर लो जल्दी से। वहां पर एलिजा हिप्पे था, यहां पर सर मॉरिस गोयर हैं। और ये डेट जरा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल 1 अक्टूबर है बेटा, फरवरी नहीं होगा, मेरे ख्याल अक्टूबर होगा। और 1950 में इसी संघीय न्यायालय का एक नया नाम निकल कर आएगा, सुप्रीम कोर्ट। फिर और भी कहते हो बच्चे अभिलेख न्यायालय, इसी को कहा जाता है उच्चतम न्यायालय या इसी को सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय भी इसे बोला जाता है। किसको बेटा? सुप्रीम कोर्ट को। नोट कर लीजिए। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। हमने कहा था सर कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। लेकिन उससे पहले सर एक पॉइंट और, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। लेकिन अगर एक्ट की बात करेगा तो एक्ट बनाया गया था 1934 में। मुख्यालय कहाँ है? बंबई। वित्तीय कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल बंबई को बोलते हैं या मुंबई। फिर बच्चे इसका पहला जो क्या कहते हैं आपका गवर्नर था, 2-3 पॉइंट्स यहां पर। जो आरबीआई का पहला गवर्नर था, नाम बताइए बच्चे उसका। HW कर लो, आप ही बताओ। पहला भारतीय आरबीआई गवर्नर, ये भी आप बताओगे। वर्तमान आरबीआई गवर्नर, ये भी आप बताओगे। जब बच्चे आरबीआई की स्थापना की गई थी तो इसकी जो टोटल पूंजी थी बच्चे वो 5 करोड़ रुपए थी। कितने रुपए थी? 5 करोड़ रुपए थी सर जी। ठीक है। और एक पॉइंट और सर, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर
1 जनवरी 1949, 1949, 1 जनवरी 1949, लेकिन स्टेबलाइज कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1930। इसीलिए सर बैंकों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, बैंकों का फाइनेंशियल ईयर जो होता है बच्चे, वो आपको भी पता है 1 जुलाई से चलता है और कितने जून तक? 30 जून तक। और जो इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर चलता है बच्चे, वो चलता है 1 अप्रैल से कितने मार्च तक? 31 मार्च तक। बैंकों का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से, ये एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन था और जो ऑप्शन सही था वो नन ऑफ दीज था बेटा। वहां पर 31 जून लिख दिया, 31 जून लिख दिया था, तो कुछ बच्चे गलत करके आए थे सर, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो डेट भी थोड़ा सा ऑप्शन में देखिएगा। तो आरबीआई एक्ट कब बना सर? 1934 में, स्थापित 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण किया गया, बताएंगे राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता था? ऐसे एक लाइन सुन लो, निजी बैंकों को सरकार अपने अंडर में लेने के लिए, अपने रूल रेगुलेशन पर वर्क करवाने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम बहुत आया होगा बच्चे, और आजकल आप देखते हो धीरे धीरे बैंकों को एक दूसरे में मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, इतना तक देख लो सर जी, और 1 मिनट बेटा जल्दी देख लो। ठीक है, मिटा दें। आरबीआई की स्थापना हो गया, एक्ट बता दिया, पहले गवर्नर का नाम बताओगे, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर का नाम बताओगे और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर का नाम आप बताओगे आंसर में बच्चे। और इसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। इसका मुख्यालय पहले 2 साल कलकत्ता था सर, और उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? बम्बई में सर। और बम्बई को या मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से, पॉलिटिकल कैपिटल कहा जाता है कलकत्ता को बच्चे, सॉरी दिल्ली को, और इंडस्ट्रियल कैपिटल कही जाती है कलकत्ता को सर, और कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भारत में कौन मशहूर है? तो रिजल्ट होगा काशी। और दुनिया का सबसे प्राचीन शहर भी कौन है? काशी है। काशी वाराणसी कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसमें से 1-2 पॉइंट्स और रह गया है, जल्दी से वो क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं सर जी। अब मैंने कहा कि स्थानीय सरकार की स्थापना की जानी है। अब ये जो स्थानीय सरकार थी बच्चे, अब इसके लिए पहली बार इंडिया में क्या चलाया जाएगा बच्चे? चुनाव कराया जाएगा। और उस समय बेटा, हाँ एक लास्ट पॉइंट और भी कर लो फिर आगे बताएं। इसी एक्ट के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसी एक्ट के तहत, क्योंकि मैंने साइमन आयोग में आपको बताया था, पहला पॉइंट साइमन ने सिफारिश किया था कि संघ की क्या की जाए? स्थापना की जाए। तो यहां पर भी एक मोटिव बनाया गया बच्चे, एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई अखिल भारतीय संघ की। अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना कब आई बच्चे? तो आपका रिजल्ट होगा, परिकल्पना कब आई? तो आपका रिजल्ट होगा कब? 1935 एक्ट। अब इस संघ में सर कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत 11 थे उस समय। कितने प्रांत बेटा? ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? 11। और कमिश्नरी क्षेत्र, जो हमारे कमिश्नरी थे उनकी संख्या कितनी थी? 6। और इसी में बच्चे जो भारत के देशी रियासत थे, कितनी थी बच्चे देशी रियासत? तो काउंटेबल नहीं, 500 समथिंग देशी रियासत थी सर। अब ये हुआ कि इन तीनों लोगों को एक दूसरे में मिलकर बच्चे एक अखिल भारतीय संघ को क्या कर दिया जाए? स्थापित कर दिया जाए। इन दोनों लोगों को इसमें शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन जो देशी रियासत थी बच्चे, ये इनकी इच्छाओं पर निर्भर कर दिया गया कि आपकी इच्छा हो तो संघ में शामिल हो, ना इच्छा हो तो संघ में शामिल ना हो। क्लियर हो जाएगा? तो मैंने ये भी बता दिया, अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना किस एक्ट में आई? तो आपका तुरंत रिजल्ट होगा सर 1935 एक्ट में आई।
किस किस को शामिल करना था? ब्रिटिश प्रांत 11 संख्या, कमिश्नरी क्षेत्र 6 संख्या और देशी रियासत। लेकिन देशी रियासत को यहाँ पर बच्चे फ्रीडम दिया गया, स्वतंत्रता दी गई, इनको कहा गया आप फ्री हो इस संघ में शामिल होना ना होना आपकी किस पर निर्भर करता है? इच्छाओं पर निर्भर करता है। क्लियर हो जाएगा? तो ये भी मैंने आपका पॉइंट्स किया। साइमन आयोग में कही गई थी बात बेटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, ये भी आपका हो गया। अब बात करते हैं सर 1937 में स्थानीय सरकार स्थापित करनी थी, इसीलिए बच्चे 1937 में हमारे यहाँ 11 प्रांतों में, कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में चुनाव। तो पहले एक चीज जानो, 11 प्रांतों में 6 प्रांत या 6 प्रांतों में, 11 में से बच्चे 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई। कौन सी व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था। अब ध्यान से देखिएगा, बंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत यूनाइट, असम, बिहार, ये 6 ऐसे प्रांत थे बेटा जहां पर सदनों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो बच कितने रहे? 5। यानी 5 प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था बच्चे स्थापित हुई। इसे भी नोट कर लो कहीं पर जल्दी से। बस 2-3 पॉइंट्स इसमें और बचा हुआ है। अगर पूछा जाए पहली बार जब 1937 में 1937 में जब चुनाव संपन्न हुआ तो उस समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी। यहाँ पर उत्तरदायी शासन स्थापित करना था, सरकार बनानी थी, तो उससे पहले बच्चे अभी चुनाव करवा दे रहे हैं तुरंत। यहाँ 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था हो गई, बंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत। और यही जो संयुक्त प्रांत है सर जी, यही संयुक्त प्रांत किस नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? और कितने अन्य प्रांत बचे? 5 प्रांतों में कितनी सदनीय व्यवस्था? एक सदनीय व्यवस्था। इतना तो हो गया होगा। अब बच्चे 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव संपन्न कराया गया। क्या कराया गया? चुनाव संपन्न कराया गया। कितने प्रांतों में? 11। अब 11 में से बेटा 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार, 8 प्रांतों में किसकी सरकार? कांग्रेस की। 8 में 6 प्रांतों में फुल मेजॉरिटी में आई सरकार, यानी पूर्ण बच्चे बहुमत। कितने बच्चे? 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस ने बनाई बेटा, जिसमें आपका था बंबई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत। बताते चलिए बच्चे, जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, बंबई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत। ठीक है? मद्रास, मध्य प्रांत। और 2 में इन्होंने बच्चे मिलीजुली, 2 प्रांतों में कांग्रेस ने बेटा मिलीजुली गवर्नमेंट बनाई थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में। जल्दी उतारिएगा। ये टोटल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें 6 पूर्ण बहुमत था, जिसमें बंबई, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत था बेटा, और मद्रास और मध्य प्रांत था। और 2 प्रांतों में मिलीजुली गवर्नमेंट बनाई इन्होंने सर, एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और एक असम। जल्दी नोट कर लीजिएगा। फिर बच्चे 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग,
2 प्रांतों में मुस्लिम लीग, तो एक प्रांत में पूर्ण बहुमत थी मुस्लिम लीग की, एक प्रांत में पूर्ण बहुमत थी बेटा। और वो कौन सा प्रांत था जहां पर पूर्ण बहुमत मुस्लिम लीग आई थी? सिंध। तो मिलीजुली, एक मिलीजुली गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी सर, अगर कट रहा होगा तो बोल दे रहा हूं, एक मिलीजुली सरकार थी बच्चे, और मिलीजुली सरकार इन्होंने बनाई थी बंगाल में। फिर से देखिएगा सर, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना ली, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई। एक प्रांत जो सिंध प्रांत था बेटा, इस समय पाकिस्तान में है, यहां पर बच्चे मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिला। और बंगाल में मुस्लिम लीग ने बच्चे कृषक प्रजातांत्रिक पार्टी कोई थी, ऐसे कुछ नाम था, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक बच्चे क्या किया, बच्चे मिलीजुली गवर्नमेंट बना ली। अब 8 और 2 10, एक प्रांत बच रहा है सर। एक प्रांत जो था बच्चे, एक प्रांत में बच्चे जो प्रांत था पंजाब, यहां पर एक लोकल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी बेटा, यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बना ली, यूनियनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली बच्चे। बस 2-3 पॉइंट्स और हैं बच्चे, 5 मिनट और लगेगा, हो जाएगा। बैठे रहिएगा सारे लोग ताकि ये आज खत्म हो जाए। यहां पर बच्चे मैंने बोला 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई थी, एक में पूर्ण बहुमत सिंध प्रांत था, और एक में मिलीजुली बंगाल में थी बेटा, और एक प्रांत पंजाब, यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाया, और 8 प्रांत में कांग्रेस जिसमें बहुमत पूर्ण था, 6 बंबई, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत, मद्रास और मध्य। अब ये जो संयुक्त प्रांत है बच्चे, इसी के पहले मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। हो गया। अब ध्यान से सुनना सर, अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट 2 मिनट बाद सुन लोगे तो फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सरकार तो बन गई सर, सरकार बनकर सरकार चलने लगी बच्चे। अब ध्यान से सुनना 2 मिनट, जो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। सरकार चलने लगी सर, उसके बाद क्या हुआ कि 1939 में 2 ही साल, करीब 28 महीने ये गवर्नमेंट चलेगी। 1939 में ही बच्चे अचानक द्वितीय विश्व युद्ध की, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू होगा तो उसमें बच्चे ब्रिटिशर्स को सैनिक सहायता चाहिए। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए? सैनिक सहायता चाहिए थी बच्चे, और हमारे लोगों को उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहा। तुरंत बच्चे 28 माह ये गवर्नमेंट चली थी, कांग्रेस ने बच्चे इसका पुरजोर विरोध किया कि मैं अपने लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना नहीं चाहता और ना होने दूंगा बच्चे। अब ब्रिटिशर्स बड़े परेशान हो गए, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स परेशान हुए तो उन्हें भारत की हेल्प चाहिए थी बच्चे, इस वजह से ही उन्होंने सर क्या किया, 1 अगस्त प्रस्ताव पेश करवा दिया। क्लियर हो जाएगा। अब अगस्त प्रस्ताव में 2-3 चीजें बच्चे, संविधान सभा, मैंने अब शुरू का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, अब उसमें मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते, एक रिटन और एक अनरिटन, और या हिंदी में कहते हो लिखित या अलिखित। और मैंने कहा था ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अलिखित है, और वहां पर पहली वीडियो में आपको बताया था, ये सीरीज है सर, सारी वीडियोस देखिएगा बेटा, तभी चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा था कि दुनिया का वह देश हो या दुनिया के उन देशों के संविधान को अनरिटन कहा जाता है क्योंकि उनके संविधान निर्माण के लिए बच्चे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का प्रावधान नहीं किया गया था, ये याद रखिएगा। अब यहां पर हम लोग चाह रहे थे सर कि हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, संविधान सभा हो। संविधान सभा की मांग वैसे बाल गंगाधर तिलक ने किया था बच्चे, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन इन सब में बड़ा नाम आएगा क्योंकि पंडित जो बच्चे बाल गंगाधर तिलक जी ओरल बोले थे बच्चे,
वैसे मौखिक, ठीक है। लेकिन अगर ऑफिशियल बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार किसी ने डिमांड किया था या संविधान सभा की मांग की थी, तो मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय ने 1934 में पहली बार बच्चे लिखित रूप से ऑफिशियल तरीके से बच्चे संविधान सभा की मांग की थी। तो बच्चे जब ये मौका आया तो हमारे लोगों ने कहा कि ठीक है, आप पहले एक संविधान सभा की क्या करिए, स्थापना करिए, संविधान सभा का गठन करिए। तो बच्चे जब संविधान सभा के गठन की मांग की हमारे लोगों ने, तो अगस्त प्रस्ताव ने कहा कि ठीक है संविधान सभा, लेकिन संविधान सभा का गठन हमारे नीतियों के आधार पर होगा। जैसे ही संविधान सभा तो गठित की, हम एक्साइटेड हुए, लेकिन उन्होंने एक बच्चे शर्त रख दी कि ये संविधान सभा हम लोग बनाएंगे। बच्चे भाई संविधान सभा मेरी होगी कि आपकी होगी? आपकी होगी तो आप अपने अनुसार काम करा लोगे। तो बच्चे तत्काल हमने इस समय बच्चे अगस्त प्रस्ताव का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और विरोध में बच्चे व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो अगला वीडियो होगा सर वो भी इंपॉर्टेंट होगा, हम उसमें अगस्त प्रस्ताव डिस्कस करेंगे, फिर बच्चे व्यक्तिगत सत्याग्रह डिस्कस करेंगे, फिर बच्चे क्रिप्स मिशन डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध करेंगे। क्रिप्स मिशन के ठीक बाद हम क्विक मूवमेंट आंदोलन यानी कि बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, फिर बैबल, और बैबल के बाद बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा और उसके बाद तुरंत बच्चे ब्रिटेन में भी आम चुनाव होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, एक कैबिनेट मिशन इंडिया चली आएगी, फिर वहां पर भी हम संविधान सभा का क्या करेंगे बेटा, गठन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चे। और बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, बस मेहनत करके पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। 9 AM पे ही क्लास होगी, सिर्फ आज के लिए परिवर्तन किया गया था, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।